हेलो दोस्तों। तो आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यह जो शब्द है ये किस से लिया गया है। तो देखिए, कोशिका यानी कि सेल जो शब्द है तो ये आपका लैटिन शब्द सेलुला से उत्पन्न हुआ है। किससे? सेलुला से उत्पन्न हुआ है। अब आप यहां पे देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ा इमारत है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी 10 मंजिल, 5 मंजिल, 4 मंजिल इमारत है। अब एक इमारत के एक मंजिल में बहुत सारा कमरा होता है, दूसरा मंजिल में फिर बहुत सारा कमरा, फिर तीसरा मंजिल में बहुत सारा कमरा। समझे? बिल्कुल उसी तरह से आप समझिए कि ये मेरा शरीर है। अब मेरा जो शरीर है तो एक बच्चा का शरीर छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होते चल जाता है, बिल्कुल एक घर के तरह, जो एक मंजिल है, फिर 2 मंजिल, 3 मंजिल, बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर एक कमरा है तो कमरा का आकार छोटा होगा कब? जब घर छोटा होगा, यानी एक मंजिल होगा, ठीक है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहां पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है तो उसके शरीर में जैसे मान लीजिए कि एक उंगली हो गया, ठीक है। तो बहुत सारा कोशिका से मिलके एक उंगली बना हुआ है। यहाँ बहुत सारा कोशिका है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चोट लग गया तो ये कोशिका क्या हो जाएगा? यहाँ का मर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ का कोशिका मर जाएगा तो फिर बगल वाला जो कोशिका है इसको देगा स्वतः विभाजित होकर के। तो इसको अभी आपको बताएंगे। और फिर यहाँ पे क्या होगा कि एक नया कोशिका का फिर निर्माण हो जाएगा। समझे? तो आप बिल्कुल समझेंगे कि हमारा जो शरीर है ना, ये समझ लीजिए कि इमारत है, और हमारे शरीर में जो अलग अलग अंग हैं बहुत सारे कोशिका से मिलके बने हैं, जिसका काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक कमरा के तरह है। समझे? एक कमरा के तरह है, यानी एक रूम के तरह है। समझे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है। अब आप समझिए कोशिका कहते किसको है। तो यह सभी जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। समझे? ये नहीं समझिएगा कोई कहे कि कोशिका सबसे छोटी अंग है शरीर की, नहीं, बिल्कुल गलत कह रहा है। उसको कहिएगा कि लो ये वीडियो देख लो, ठीक है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी अंग नहीं है, ये सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब यहाँ पे आपको समस्या उत्पन्न होगा कि संरचनात्मक किसको कहते हैं और क्रियात्मक किसको कहते हैं। तो देखिए, संरचनात्मक कहने का मतलब है बिल्कुल एक संरचना, यानी आकार का हम बात कर रहे हैं। किस चीज का बात कर रहे हैं? आकार का एक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम कहेंगे कि संरचनात्मक, जैसे देखिए हमारा एक उंगली है तो इसका कोई ना कोई आकार है, कोई ना कोई संरचना है, ठीक है। हमारा कान है, इसका कोई ना कोई संरचना है। नाक है, उसका कोई ना कोई संरचना है। तो ये जो संरचना है, ये नाक ही, उंगली या कान, कोई भी अंग है, इसका कोई एक संरचना है, और ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बना है। तो उसमें एक जो भाग है, एक कोशिका है, इस संरचना को बनाने में जो मदद करता है। तो वही यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि संरचनात्मक, यानी जीवों के शरीर की संरचनात्मक, यानी संरचना देने वाली एक इकाई है। उसके बाद में क्रियात्मक, अब वो काम अपना स्वतः करती है। जैसे मान लीजिए कि कोशिका है तो स्वतः विभाजित होती है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि स्वतः जनन की क्षमता इसमें होती है। जैसे मान लीजिए कि हमको क्या हुआ कि मेरा हाथ पिचा गया, तब पिचा गया तो वहां पे नाखून का हो जाएगा पूरा तरह से। अगर नाखून पिचाया तो जम जाएगा, या जहां पिचाया काला काला हो जाएगा। तब बगल का कोशिका क्या होगी कि टूट जाएगी, ठीक है, अपना विभाजन कर लेगी, ठीक। और विभाजन करके और फिर क्या करेगी कि जहां कोशिका डेड हुआ था उसको देगी कि लो लो लो, है पकड़ो, ठीक है, काम करो, तू फिलहाल काम चलाओ इससे, ठीक है। और फिर क्या होगा कि वहां की जो मृत कोशिका थी तो वहां पे बगल वाला कोशिका जो है वो टूट के दूगो बन गई है, वो अपने पास रखी है, वो उसको दे दी। समझे? तो इस तरह से क्या होता है कि जहां चोट लगता है पूरा वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। समझे? तो ये बात आप समझ गए होंगे अच्छा तरह से। अब देखिए यहाँ पे कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। हम बोले कि कोशिका यानी सेल जो है तो इससे बना है आपका साइटो, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा आप कि कोशिका जो है, तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया? तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन यह मृत कोशिका था, यानी मरा हुआ कोशिका था। समझे?
तो रॉबर्ट हुक जिस कोशिका का खोज किए थे, कैसा कोशिका था? तो ये आपका मृत कोशिका था। तो जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया? तो ये एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया। तो आप याद रखेंगे एंटोनी ल्यूवेनहॉक, यानी ल्यूवेनहॉक भी नाम याद रखेंगे तो चलेगा। तो सबसे पहले कोशिका का खोज पूछे तो रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका का खोज पूछे रॉबर्ट हुक, अगर जीवित कोशिका का खोज पूछ दे तो ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान यहां पे देखिए कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का जो सिद्धांत है ये दिए थे स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो अगर आपसे पूछे कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, देखिए हर व्यक्ति का कोई ना कोई सिद्धांत होता है ना। अब मान लीजिए कि किसी का सिद्धांत है कि वो बात करेगा गालिए के मुंह करेगा, समझे? कुछ आदमी का सिद्धांत होता है, किसी का सिद्धांत होता है आप उसको कुछ बोल दीजिए वो मतलब जल्दी मतलब एग्रेसिव नहीं होगा, और कोई आदमी बात बात पर एकदम मार देंगे फाड़ देंगे, एकदम हमरा से टकराएगा रे। और जब पता चलेगा कि अगर ओकरा छोड़ दिया कोई या गया लड़ने, ठीक है, तो गया लड़ने तो थूरा उरा के चल आया, समझे? तो कितना आदमी होता है कि वो एगो कहावत सुने हैं ना, ठीक है, कि देह में दम ना गांजा अलंग, तो उहे वाला हाल हो गया है कि देह में दम नहीं होता है, एकदम ठोकते चलता है कि आवा हमरा से फरिया के देख लो, ठीक है, तो उहे वाला बात हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए आगे समझिए, पहला पादप कोशिका। तो पादप में यानी कि किस आपके पादप में, ठीक है, यानी किस आप कह सकते हैं कि पौधा में पहला आपका कोशिका पाया गया। तो कोशिका सबसे पहले मिला था ओनियन सेल में। किस में मिला था? ओनियन सेल। ओनियन माने क्या होता है? प्याज होता है, सेल माने कोशिका, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए कि पहला जंतु कोशिका किस में मिला? तो पहला जंतु कोशिका तीथ सेल, समझे? तो पहला जंतु कोशिका किस में मिला? तो तीथ सेल में मिला, समझ गए? अब आगे देखिए कि संसार का सबसे बड़ा कोशिका किस में पाया जाता है, ठीक है? तो संसार का सबसे बड़ा कोशिका, तो संसार का सबसे बड़ा कोशिका पाया जाता है शुतुरमुर्ग के अंडा में, ठीक है। अब आप समझिएगा शुतुरमुर्ग क्या है। तो शुतुरमुर्ग एक पक्षी है जिसका वजन इतना ज्यादा होता है कि ज्यादा वजन के कारण ही उड़ नहीं पाता है, समझे? तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़ा जो कोशिका है तो किसका है, तो आप कहिएगा, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडा का। संसार का सबसे छोटा कोशिका किसका है? तो ध्यान रखिए सबसे छोटा कोशिका आपका माइकोप्लाज्मा। कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, माने मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन है, ठीक है। अब देखिए लंबा और बड़ा दोनों में अंतर होता है, समझ रहे हैं, ठीक है। आप नॉर्मल अगर देखते होंगे, देखिए जैसे दो भाई है तो कहते हैं कि हाँ वो भैयावा लंबा है, तो जरूरी नहीं है कि वो भैयावा लंबा है तो वो बड़के होगा, समझ रहे हैं। जो ना लंबा है वो जरूरी नहीं है कि वो बड़ा ही होगा, समझे? तो ये ध्यान आप रखिएगा कि लंबा होना यानी कि लंबाई उसका ज्यादा है, यानी पतले है लंबा ज्यादा है, समझे? और बड़ा होना यानी उसका आकार इस पे निर्भर करता है, समझे? तो संपूर्ण आकार को हम कहते हैं बड़ा। जैसे आप यहां पे समझ लीजिए अगर कोई चीज ऐसे है, ठीक है, ऐसे है कोई चीज तो हम कहेंगे कि लंबा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये चीज ऐसे है और लेकिन एती चुके हैं, ठीक है, ये चीज ऐसे है लेकिन अति चुके हैं, ये लिखा, समझे? और कोई चीज ये लिखा है, ठीक है, तो इसको कहेंगे कि बड़ा है, इसको कहेंगे कभी है लंबा है। तो वही चीज अब आप समझ गए होंगे, अब दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबा कोशिका तो ये तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है और ये खोपड़ी में होती है, ये जो माथा है ना माथा, तो इसमें होती है, ठीक है। अब आगे देखिएगा यहाँ पे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो आप आगे पढ़ेंगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है, जो रक्त में हमारे होता है। तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो होती है आरबीसी की। और आरबीसी जो होता है ना ये अस्थिमज्जा इसका जीवन स्थान है, मतलब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। और इसका मृत्यु कहाँ होता है? अगर पूछे हम आपसे कि आरबीसी के बारे में, ठीक है, तो आरबीसी का निर्माण आपका जो होता है ये होता है अस्थिमज्जा में। किसमें होता है? अस्थिमज्जा में, ठीक है। और इसका मृत्यु जो होता है, इसका मृत्यु जो होता है ये आपका होता है पलीहा में। तो मृत्यु कहाँ होता है? पलीहा में, ठीक है। तो इसका निर्माण अस्थिमज्जा में और मृत्यु आपका कहां हो जाएगा? आरबीसी का पलीहा में, ठीक है। इसका जीवन काल 120 दिन के आसपास में होता है,
ठीक, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी एवं छोटी प्रजनन कोशिका। प्रजनन कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, कहने का मतलब है कि मनुष्य हो, ठीक है, या कोई जीव जंतु हो, उसमें जनन का क्रिया होता है। अगर वो जनन नहीं करेगा तो अपना जो उसका अस्तित्व है उसको बनाए नहीं रख सकेगा, ठीक है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है तो उसका शादी नहीं हो, उससे संतान का उत्पत्ति नहीं हो, ठीक है, अगर ऐसा चीज प्रक्रिया बंद हो गया तब उसका अस्तित्व धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तब प्रजनन की जो क्रिया हो गई, मतलब एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, समझ रहे हैं? तो इस क्रिया में मादा और आपका नर दोनों का आवश्यकता होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों का आवश्यकता होता है, ठीक है। तब मेल के शरीर का सबसे जो प्रजनन जो अंग है तो वो आपका स्पर्म होता है, यानी अंडाणु होता है, और फीमेल के शरीर का जो प्रजनन अंग है वो आपका अंडाणु होता है, ठीक है, ओवम होता है। तो ध्यान रखिएगा कि फीमेल के शरीर का जो प्रजनन अंग है वो मानव के शरीर का सबसे बड़ा प्रजनन कोशिका है अंडाणु, जो फीमेल के शरीर में पाया जाता है। और मानव के शरीर का सबसे छोटा जो कोशिका है, छोटा प्रजनन कोशिका है, वो है आपका शुक्राणु, जो मेल के यानी पुरुष के शरीर में पाया जाता है। समझे? तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। बाकी जो समस्या होगा आप कमेंट करेंगे, समझे। अब बाकी यहां पे देख लीजिए, आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और आपको अगला वीडियो में उसका उत्तर मिलेगा। आप बताइए कि भारत में कोशिका के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में कोशिका के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? जैसे आप देखे हैं कि कोशिका का सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक किए थे ना, तब भारत में कोशिका के बारे में कौन सबसे पहले बताया था? उस वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं, A.K. शर्मा। अब उनका पूरा नाम आप कमेंट में लिखेंगे पता करके। ये सब चीज आप करेंगे तो आप में इंप्रूवमेंट होगा, समझे। और आप अगर चीज को समझ के पढ़ेंगे तब आपका एग्जाम में कहीं से कोई समस्या उत्पन्न आपके लिए नहीं होने वाला है, ठीक। तो अब हम कोशिका के भाग के बारे में देखेंगे। तो आइए यहां पे ध्यान दीजिएगा, कोशिका के भाग। तो कोशिका जो होता है ना, तो कोशिका आपका पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है, दोनों में होता है, ठीक है। हम आपको पहले ही बता चुके थे कि आप अगर जंतु के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एनिमल के बारे में सबसे पहले बताए थे वो थे अरस्तु, और पादप के बारे में जो सबसे पहले बताए थे, ठीक है, तो वो कौन थे? थियोफ्रेस्टस, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। उसी तरह से कोशिका को भी हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका दो भाग में बांट करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम देखते हैं, तो देखिए पादप जो कोशिका होता है पेड़ पौधा होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग को ठंडा लगेगा तो क्या करेंगे? कपड़ा लेके पहिर लेंगे, और ठंडा लगेगा और लेके पहिर लेंगे, समझे। कपड़ा से एकदम प्रोटेक्शन में रहते हैं, मतलब पूरा, ताकि चोट वोट नहीं लगे, कहीं गिर जाए तो, समझे, चाहे कोई मार देता चोट ना लगे, तो कपड़ा हम लोग पहिर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब पेड़ पौधा के कौन कपड़ा पहिराएगा भाई? आप ही बताइए। ओकरा केहू कपड़ा पहिराने वाला है? नहीं है। तो ओकरा के भगवाने कपड़ा पहिरा के भेजे हैं, समझे। और उसके जैसे हम लोग का ये शरीर है, तो हम लोग के ऊपर जो ये पार्ट है ये है कोशिका झिल्ली, लेकिन उसके कोशिका झिल्ली वाला पार्ट के ऊपर, जैसे पेड़ का ऊपर वाला भाग आप देखेंगे बड़ा हार्ड होता है, कठोर होता है, ऊपर आप मारेंगे तो आप ही को चोट लग जाएगा, क्योंकि आपका कोशिका झिल्ली और उसके कोशिका झिल्ली के ऊपर एक परत है जो काफी हार्ड होता है, सेलुलोज से बना होता है, उसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर पूछेंगे कोशिका भित्ति जो है ये किसमें होता है? पादप में होता है या जंतु में होता है कि दोनों में होता है? तो ध्यान रखिएगा, यह केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होता। और पादप कोशिका में सबसे ऊपर वाला भाग कोशिका भित्ति होता है। आगे देखिए, यह सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पौधा का ही कठोर भाग होता है, तो आपको अभी बता दिए हैं कि सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है और कठोर होता है। अब देखिए, यह पौधे को रोशनी एवं ताप से सुरक्षा देता है, ठीक है। आप देखते हैं लड़की से क्या करती है कि जब धूप में चलेगी तो मुंह को एकदम बांध लेगी, समझे, चितकाबरा पुलिस से लिखा एकदम, देखते हैं पूरा एने से चौक के एने से पूरा बांध लेगी, आंख से खाली लौकेगा, ले जाएगी एकदम, अब दिखेगा नहीं, एकदम प्रकाश का रोशनी अगर आंख पर एकदम पड़ा लेगी, मारेगी हटाक से ना,
समझ रहे हैं बात? कहने का मतलब है यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि हम लोग अपने स्किन को बचाते हैं या तो ताप से, मतलब ज्यादा अगर लाइट पड़ेगा तो उससे बचाते हैं, समझे, या कपड़ा पहन के अपने स्किन का प्रोटेक्शन करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो उसी तरह से पेड़ पौधा का ये जो ऊपरी पार्ट होता है ये उसको ताप से, समझे, और उसके बाद में क्या कह सकते हैं, तो आपका टेम्परेचर हो गया यानी ताप हो गया, फिर रोशनी वगैरह हो गया, तो इससे क्या करता है, मतलब हर तरह से सुरक्षा प्रदान करता है कोशिका भित्ति। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कोशिका झिल्ली, इसको सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये पादप और जंतु कोशिका दोनों में होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग का ऊपर वाला जो लेयरवा दिख रहा है आपको, ये सब चमड़ा जो दिख रहा है, तो ये कोशिका झिल्ली है। कथी है? कोशिका झिल्ली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये है कोशिका झिल्ली। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पेड़ पौधा के ऊपर कोशिका भित्ति होता है, लेकिन उसके बाद कोशिका झिल्ली होता है। यानी कि अगर कहेंगे मानव में या जंतु में तो कोशिका झिल्ली ऊपर वाला सतह होता है, लेकिन कहेंगे पादप में तो ऊपर वाला सतह कोशिका भित्ति और उसके बाद कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, समझे। एगो में ऊपर होता है, एगो में दूसरा का लेयर होता है। ठीक है, आगे देखिए, यह फोस्फोलिपिड्स वसा में, वसा इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वसा कैसे पाया जाता है, आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि कोई एकदम पतला दुबला है अभी, ठीक है, इसलिए एकदम पतला दुबला है, लगा पूरा धसल है। अब अगर कोई खा पी रहा है, खूब खा पी रहा है, तो उसका चेहरा कैसे हो जाएगा, ऐसे फूल जाएगा पूरा। ठीक है, तो पहले वो पतला दुबला था, अब खा रहा है, तो फैट जो होता है ना, आप कहते हैं नहीं, लोग कहता है मेरा फैट बढ़ गया है, समझे, मोटा हो गए हैं। तो जब मोटा होते हैं यानी कि आपके शरीर में फैट का मात्रा ज्यादा हो जाता है, समझे। तो ध्यान रखिएगा, मांस ही देखते हैं, और फैट वाला चीज जो होता है ना वो एकदम चिपचिपा टाइप का होता है। मांस ही देखते हैं, मांस कच्चा जब कोई खरीदता है तो आप देखिएगा वो अगर रखाएगा तो तेला तेला टाइप का हो जाता है, समझे। तो ध्यान रखिएगा कि कोई जितना मोटा होगा फैट का मात्रा बढ़ेगा। तो बताइए, आदमी मोटा होते जाता है ना, मोटा होते जाता है, धीरे धीरे उसका क्या होता है कि फैट का मात्रा बढ़ जाता है, पूरा हप्पू देखा फूल जाता है। तो ये ध्यान आपको रखना है कि ये जो केंद्रक झिल्ली होता है तो इसमें फैट का मात्रा होता है, यानी कि फोस्फोलिपिड्स वसा इसमें होता है। अब देखिए केंद्रक, तो आप ध्यान दीजिए, जैसे आप कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको हम थोड़ा यहाँ पे क्या करें कि बता दें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हम क्या करते हैं कि कोई सामान को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक बैग है, आप बैग को देख लीजिए, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि कोशिका है, ठीक है। अब एक जो ऊपर वाला लेयर है, अगर ये पादप होगा तो कोशिका भित्ति होगा, जो हार्ड होगा एकदम, समझे। और अगर ये पादप नहीं है तो ऊपर वाला लेयर का होगा, कोशिका झिल्ली होगा। अब एक अंदर बहुत कुछ होगा, समझे, इसके अंदर बहुत कुछ होगा, जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, समझे, ठीक है। उसके बाद में आप केंद्रक, केंद्रक सबसे बीच में होगा। जैसे आप देखिए कि कोई चीज हो गया एकदम, ठीक है, आकार में, और उसका बीच वाला जो पॉइंट होगा वो होगा केंद्रक, ठीक, समझ रहे हैं बात। बीच वाला पॉइंट कैसा होगा, केंद्रक होगा, समझ रहे हैं। और इसके अंदर बहुत सारा चीज होगा, जैसे आप अगर बाजारे ले गए झोला, ठीक है, तो झोला अगर आप बाजार ले गए तो झोला में क्या करते हैं कि कोनो चीज खरीद के डाल लेते हैं। प्याज खरीद लिए, आलू खरीद लिए, लौका खरीद लिए, घिवड़ा खरीद लिए, समझे, मरचा खरीद लिए, तो सब डाल लिए तो झोला क्या हो जाता है, भर जाता है। तो झोला को समझिए कोशिका, ठीक है, और उसके अंदर जो बहुत सारा पार्ट होता है तो उसको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि केंद्रक क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये अगर पूरा आपका कोशिका है तो इसका बीच वाला जो पार्ट है यही आपका होता है केंद्रक। ये क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। तो केंद्रक का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन उस वैज्ञानिक का नाम था जिसने केंद्रक का खोज किया था। आगे देखिएगा, इसी में डीएनए और आरएनए भी होता है, समझे। अब डीएनए आप जो देखते हैं, जैसे जनन की क्रिया जो होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई क्या करता है कि आप देखते हैं अमूमन ऐसा केस देखने को मिलता है कि किसी के साथ अगर रेप हो गया, तो रेप होता है। अब क्या होता है, कैसे पता चलेगा, अगर हो सकता है कोई झूठा भी आरोप लगा दे कि हाँ मेरा रेप इसके द्वारा किया गया है, मतलब पद के लालच में या पैसा के लालच में, हो सकता है कोई महिला झूठा भी आरोप लगा दे। तो वैसे में क्या किया जाता है कि पुरुष का डीएनए टेस्ट किया जाता है, समझे। अगर कोई कहे कि हाँ इन्हीं का संतान है, तो डीएनए उस आदमी का और प्लस में उस बच्चा का, दोनों का डीएनए टेस्ट किया जाता है और उससे पता लगता है कि हाँ इसका संतान है या नहीं,
ठीक है। तो डीएनए का ये योगदान होता है, तो ये बात आप समझ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि अगर किसी का संतान उत्पन्न हो रहा है तो मेल फीमेल जब आपका मतलब संपर्क में आएंगे तो वहां से वो मेल का जो डीएनए है वो चल जाएगा, ठीक है, फीमेल के अंदर, और वहां से जो संतान उत्पन्न होगा तो उसमें आपका मेल और फीमेल दोनों का डीएनए होगा, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें डीएनए और आरएनए होते हैं, तो यहाँ पे आरएनए भी इसमें होता है, समझे। न्यूक्लिक एसिड के रूप में ये होते हैं, तो किसके रूप में होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड के रूप में। ये है न्यूक्लियस और ये होते हैं आपके किसके रूप में, यहीं पे न्यूक्लियस के पास में न्यूक्लिक एसिड के रूप में होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कि इसे कोशिका का सबसे बड़ा भाग दिमाग या मैनेजर कहा जाता है, समझे। अब एकदम बीच में है, समझे, तो बीच में है, जैसे मान लीजिए कि कोई चारू ओरी है, ठीक है, तो कोई एकदम बीच में है तो ओकर नजर सब ओरी रहेगा इसलिए। अगर मान लीजिए कि सब हम बीच में हैं एकदम, ठीक है, अगर चेकिंग करना है तो एकदम बीच में जाके खड़ा हो जाइए। अब आगे खड़ा होइएगा तो पीछे वाला नहीं लौकेगा, पीछे खड़ा होइएगा तो आगे वाला बढ़िया से नहीं लौकेगा, लेकिन बीच में खड़ा रहिएगा तो चारों ओर ऐसे नजर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, ये सबसे बड़ा एक पार्ट हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा भाग तो ही है। अब बड़ा भाग है, अगर कोई लंबा है एकदम, ठीक है, अगर बीच में है तो ओकर नजर सब ओरी रहेगा कि नहीं, सब ओरी रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग अगर पूछेंगे तो कहिएगा केंद्रक है। इसको कोशिका का दिमाग कहते हैं और मैनेजर भी कहते हैं, लीड करता है तो इसलिए इसको कभी कहते हैं, कोशिका का मैनेजर भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है, देखिए अब आपको क्रोमोसोम डीएनए पर लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो डीएनए होता है ना, डीएनए और आरएनए, तो डीएनए पर क्रोमोसोम लगा होता है और वही जो क्रोमोसोम होता है वो आपका लैंगिक संपर्क बनाने में, ठीक है, जब मेल और फीमेल संपर्क में आते हैं तो वहां पे वही क्रोमोसोम जो है वो क्या करता है कि हेल्प करता है, जिससे संतान का उत्पत्ति होता है, मेल होगा फीमेल होगा, ये सब हम आगे आपको डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वो डीएनए पर क्रोमोसोम लगा होता है और वही मेन फैक्टर होता है संतान की उत्पत्ति में, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन के समय ही क्रोमोसोम, क्योंकि एकदम छोटा छोटा होता है, बूंदा बूंदा टाइप का, ठीक है। तो कोशिका जब विभाजन होता है, यानी कि एक बड़ा कोशिका हो गया, ठीक है, और एक बड़ा कोशिका जब टूटेगी दो कोशिका में, जैसे मान लीजिए कि अगर ये बड़ा कोशिका है, ठीक, अगर ये कोशिका टूटी तो दो कोशिका बना, ठीक है। तो इस समय जब ये विभाजन होगा तो अब दिखाई देगा आपका कौन, क्रोमोसोम, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब आइए हम देखते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका के बारे में, समझे। सूत्रकणिका का खोज किए उस वैज्ञानिक का नाम था ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ने सूत्रकणिका का खोज किया, जबकि नाम बेंडा ने दिया था, समझे। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चा का अगर जन्म होता है तो उसमें उसके मम्मी पापा का योगदान होता है। अब मान लीजिए कि उस बच्चा के जन्मदाता तो उसके पिता हो गए या माँ हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो उसके पिता हैं बच्चा के वो जन्मदाता में आएंगे, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उसका नामकरण दूसरा कोई कर दे, ठीक है। उसके नाना कहें कि हई नाम ठीक होगा, मम्मी कहेगी हाँ हाँ पापा जी कहला ना कि ये नाम रखाओ, तो रखाओ, ये नाम रखाओ, ठीक है। कभी कभी बहस हो जाता है, कहेंगे ना बाबा कह रहे हैं हई नाम रखाओ, नाना कह रहे हैं ये नाम रखाओ, पापा कहेंगे कि हमारे पापा जी कहें वो नाम रखिए, मम्मी कहेगी ना हमारे पापा जी कहें वो नाम रखिए। ए पर कभी बहस हो जाता है, समझे। कभी कभी पंडित जी भी नाम रख देते हैं, तो नाम रखने वाला कोई दूसरा हो सकता है, समझे। तो ध्यान रखिएगा कि सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया का खोज ऑल्टमैन ने किया, जबकि नाम दिया था किसने, बेंडा ने। नाम किसने दिया, बेंडा ने, समझे। तो ध्यान रखिएगा बेंडा। कोशिका का ही दूसरा सबसे बड़ा भाग है, समझे। तो सबसे बड़ा भाग कोशिका का कौन था, तो ये था आपका केंद्रक, ठीक है, सबसे बड़ा भाग था। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन है, तो ये आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका, समझे। उसके बाद में इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं ना बिजली जहां से पूरा जगह सप्लाई होता है, कहते हैं पावर हाउस, यानी कि एनर्जी को क्या किया कि एक जगह स्टोर करके रखा है, समझे। जैसे पावर हाउस बिजली वाला कहते हैं, तो बिजली को स्टोर करके एक जगह रखता है और वहीं से चारों ओर क्या करता है, जरूरत के हिसाब से सप्लाई करता है। तो वही तरह से आप खाते जा रहे हैं, एकदम खींचते जा रहे हैं, ठीक है। तो जा रहे हैं खाते, तो एनर्जी इन्ने उन्हें जब गया अलग अलग पार्ट में, वो कहीं एक जगह स्टोर होगा ना, कि जब जरूरत पड़ेगा तो इन्ने उन्हें भेजेगा कि नहीं। तो स्टोर तो कहीं ना कहीं होगा,
ठीक, तो वो स्टोर होता है जहां पे, समझे, एनर्जी स्टोर होता है, उसको कहते हैं पावर हाउस। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, कोशिका का पावर हाउस जो होगा ये कौन होगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आगे आइए लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, तो लाइसोसोम का खोज आपका डी डुबे ने किया था, समझे। अब यहां पे लाइसोसोम के बारे में आप जानिए। जैसे मान लीजिए कि एक कोशिका है, ठीक है, यहां पे आप देख लीजिए कि अब एक कथी है, कोशिका है, ध्यान से समझिएगा, ये कथी है, कोशिका। कोशिका के अंदर आपका केंद्रक हो गया। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है, आप मान लीजिए ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, तो ये आपका हो गया क्या, कोशिका भित्ति। कथी हो गया, कोशिका भित्ति। ठीक है, इसके बाद वाला पार्ट आपका हो गया कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य हो गया। ठीक है, उसके बाद में आप अंदर आइएगा, तो अंदर आप देखिए, आप मान लीजिए कि यहां पे अगर देख लिए, इसमें ऐसे ऐसे संरचना करके आकार होता है, इनमें रेशा रेखा लेखा निकलल होता है, तो ये आपका हो गया माइक्रोकॉन्ड्रिया। अब इसमें स्पेस नहीं है कि उतना बढ़िया से आपको बनाया जा सके, तो इसमें रेशा रेखा का निकला होता है, क्रिस्टी होता है, तो ये आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया मान लीजिए हो गया। यहां पे हो गया आपका लाइसोसोम, समझे, यहां पे क्या हो गया, लाइसोसोम हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या हो जाता है, एनेकारी तारकाएं होगा भी, तारकाएं भी होगा। ठीक है, तो तारकाएं आपका क्या होता है, जंतु कोशिका में ही होता है, पादप कोशिका में नहीं होता है, ये आगे आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए यहां पे, ठीक, कि यहां पे ये हो गया आपका चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका, और यहां पे एक हो गया आपका क्या, तो ध्यान रखिए खुरदरी, तो खुरदरी पर बूंदा बूंदा जैसे ऐसे ऐसे होगा, और ये बूंदा बूंदा जैसे होगा एक हम बोलेंगे राइबोसोम। कथी बोलेंगे, राइबोसोम। ठीक है, बूंदा बूंदा राइबोसोम होता है। ठीक, तो अभी आप यहाँ पे एक एक करके समझिएगा कि लाइसोसोम का खोज डी डुबे किया था। इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अब देखिए आत्मघाती थैली काहे कहते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा बॉडी है, समझे, अब अगर क्या हुआ कि अगर लड़ गया मेरा कोई भी पार्ट, चाहे ऐसे लड़ गया, अब यहीं पे चोट लग गया, अब चोट लग जाएगा तो काला हो जाएगा, काला काला हो जाएगा ना। ठीक है, अब वहां का कोशिका क्या होगा, मर जाएगा। ठीक, अब क्या करेगा, आप पढ़े हैं कि कोशिका में ही है सब ही। ठीक है, आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, मतलब ये सब चीज, राइबोसोम वगैरह सब है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ का कोशिका मर गया, अब कोशिकावा मर गया तो लाइसोसोम जो है वो क्या करेगा कि कहेगा कि अच्छा ये मर गया था, ये कौना काम करा, रुको, अभी रखले रहता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, अब वो अम्लीय होता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, लेके छिड़क देता है, जिले, कहने का मतलब कि तू तो कोनो काम का है नहीं, मर गया तो तू खत्म हो जो पूरा तरह से, काहेला ही करेगा। ठीक है, तो क्या करता है, छिड़क देता है, और वहां का क्या होता है, कोशिका जो पहले से मतलब मरा हुआ है तो उसको खत्म कर देता है। फिर कोशिका का बगल से विभाजन होता है और नया कोशिका बनता है, तब तो क्या हो जाता है, वहां का चोट ठीक हो जाता है। तो लाइसोसोमा जो है वो क्या करता है कि रखले रहता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, अगल बगल में जहां का कोशिका मरा वहां तक छिड़क देगा कि ले तू खत्म हो, बगल में कोशिका विभाजन होगा, नया कोशिका का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो यह काम ही करता है। अब कभी कभी क्या होता है कि पूरा में एकदम चल रहा है बहस, ठीक है, कि कैसे होगा, क्या होगा। ठीक, अब बहस जब सब में चल रहा है तो वैसे में क्या करता है कि अब सब पावर में आ जाएगा ना। मान लीजिए कि कब तक कोनो कोनो के बर्दाश्त करेगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया कहेगा कि हमर चलेगा। ठीक है, एनेकारी आपका क्या बोलते हैं, केंद्रक कहेगा कि हमर चलेगा, सबसे बड़का तो हम है तो हमर चलेगा। ठीक, उसके बाद में राइबोसोम कहेगा हमर चलेगा। अब ऐसे में क्या होगा कि जो आपका लाइसोसोम है तो ये क्या करेगा, कहेगा हमर चलेगा, हमर चलेगा। अब ये रखले रहता है पूरा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, भाई क्या करता है, फट जाता है। अब जैसे फटा, ठीक है, तो जैसे फटता है लेके पूरा के क्या कर देता है, खत्म कर देता है, समझे। अब पूरा खत्म हो गया, वहां का पूरा क्या हो गया, कोशिका नष्ट हो गया। तो इसलिए ये फट जाता है अपने, जैसे आप सुनते हैं ना, आत्महत्या कोई कर लिया था, क्या करता है, अपना गला अपने घोट लेता है, उसी को कहते हैं आत्महत्या। ठीक है, तो ये आत्मघाती थैली है, बताया ना, एकदम बिल्कुल बैग बताए ना कि एकदम थैला के समान है कोशिका, और उस थैली में ये एक सामान है जो अपने फट के सब सामाने को नष्ट कर देता है।
समझ रहे हैं? तो वही मतलब एक आप समझ सकते हैं कि अपने जैसे ही फटेगा तो सब सामान को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक, तो आप इस चीज को समझ गए कि खुद फट के और कोशिका के अंदर जो भी मतलब कि है आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया या केंद्रक या जो भी चीज है सबको क्या कर देता है कि खत्म कर देता है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो आप अब अच्छा से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आगे देखिए, अब हम देखते हैं राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम से पहले आप देख लीजिए अंतःप्रद्रव जलिका के बारे में, तब इसके बारे में जानेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। अंतःप्रद्रव जलिका जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ, स्मूथ मतलब हो गया आपका चिकना, ठीक है, और एक आपका हो जाता है यहाँ पे खुरदरी। ठीक है, तो खुरदरी हो गया मतलब जिसके ऊपर ऊपर एकदम खुदुर बुदुर टाइप का है। इसे मान लीजिए कि स्मूथ है, तो स्मूथ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये स्मूथ है तो एकदम चिकन है, पूरा ऊपर चिकन है, लेकिन खुरदरी में क्या है, ऊपर ऐसे ऐसे बूंदा बूंदा लिखा एकदम है। ठीक है, ऐसे है। तो ये स्मूथ चिकन जो है यानी चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका जो है तो ये वसा से बना होता है। ठीक है, लेकिन जो खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका होती है ये इस पे जो होता है प्रोटीन का परत होता है, प्रोटीन होता है, समझे? तो ध्यान रखिएगा, इस पे क्या होता है, प्रोटीन होता है। और वही प्रोटीन जो अत्यधिक मात्रा में होता है एक फैक्ट्री के समान दिखता है और उसी को हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? राइबोसोम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब आप राइबोसोम के बारे में ध्यान से देखिएगा, अब समझ में आएगा। ठीक है, राइबोसोम होता कहाँ है, तो खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, उस पे एकदम बूंदा बूंदा टाइप का होता है, एकदम गुच्छा में होता है, तो इसलिए उसको कभी कहते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। जैसे फैक्ट्री में कोनो सामान एकदम गुच्छा में बनता है, एगो दूगो थोड़े बनता है, एकदम गुच्छा में बनता है, तो वो तरह से। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे राइबोसोम का खोज किसने किया था, तो पैलेड नाम का एक वैज्ञानिक था, उसी ने राइबोसोम के बारे में सबसे पहले बताया कि देख ये छोटकी छोटकी हौ नु, ये राइबोसोम हौ, प्रोटीन के फैक्ट्री हौ, समझ ले, लइका लाई बहुत जरूरी बा। अब देखिए यहाँ पे कि कोशिका का सबसे ही छोटा भाग होता है। आप यहाँ पढ़े हैं कि कोशिका विभाजन के समय में राइबोसोम कब दिखाई देता है, तो कोशिका यहाँ पे क्रोमोसोम जो है ना, डीएनए यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका कोशिका विभाजन के समय में दिखाई देता है। ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि क्रोमोसोम डीएनए पर लगा, मतलब क्रोमोसोम डीएनए पर लगे होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम एकदम यहाँ पे देखिए, क्रोमोसोम भी बहुत छोटा है, लेकिन इससे भी छोटा आपका है राइबोसोम, समझे? तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए हम कोशिका का सबसे छोटा भाग किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। ये बात समझ में आ गया? क्रोमोसोम भी बहुत छोटा होता है क्योंकि नॉर्मल दिखाई नहीं देता, कोशिका का विभाजन होता है तब दिखाई देता है। ठीक, तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं हो रहा होगा। अब एक चीज आपको हम और बता दें, एक होता है तारक काय। क्या होता है? तारक काय। तो यहां तक आप क्या करिएगा कि एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक, बाकी आप A1 GS सेंटर टेलीग्राम चैनल एक है, तो वहां भी अगर आप जुड़ जाएंगे तो उस पर आपको इसका मतलब कि क्या बोलते हैं, PDF मिल जाएगा। चलिए, तो देखिए अब हम तारक काय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहां पे आपको लिख के बता देते हैं, तारक काय, तारक काय। ठीक है, तारक काय का आकार बिल्कुल ऐसे होता है, ध्यान दीजिए, और ये गुच्छ में होता है। क्या होता है? गुच्छ में, ऐसे ही होता है, एकदम गुच्छ में होता है तारक काय का आकार। ठीक है, तारक काय का जो खोज किया, तो खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम था बोबेरी। क्या नाम था? बोबेरी। तो तारक काय का खोज कौन किया था? बोबेरी ने किया था। ठीक, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, तारक काय जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो चीज भी इंपॉर्टेंट था आपको यहां पे हम समझाने का काम किए। अब हम गोल्जी काय के बारे में देखेंगे। तो देखिए गोल्जी काय किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए गोल्जी काय जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं परिवहन का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सामान का आवश्यकता है, सामान एक जगह है, जैसे कोशिका हो गया, तो कोशिका में आपका देखिए बीच में न्यूक्लियस हो गया, माइक्रोकॉन्ड्रिया, उसके बाद में राइबोसोम, अंतःप्रद्रव जालिका। ठीक है, तो ये सब मतलब है इसमें।
ठीक है, इसका भाग है। तो देखिए इसको पावर हाउस कहते हैं। यहाँ पे प्रोटीन बन गया। अगर मान लीजिए कि कोशिका जो है यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए कि कहीं प्रोटीन का जरूरत है तो प्रोटीन का फैक्ट्री यहाँ बन गया, लेकिन लेके आएगा कौन, समझे? तो लेके कौन आएगा, तो लेके कौन आएगा, यही काम करता है गोल्जी का। ठीक है, इसे मान लीजिए कोई भी चीज का जरूरत है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज का जरूरत है, यहाँ पे काम करना मेरा उंगली बंद कर दिया, ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं उंगली दर्द कर रहा है, अब काम करना बंद कर दिया, यानी इसको कहीं ना कहीं ऊर्जा का आवश्यकता है, तो लाएगा कौन, ठीक है, तो लाने का काम करेगा गोल्जी का। हम बोल रहे हैं, ठीक है, अब बोल रहे हैं, बोलते बोलते हम मुंह से आवाज ही ना निकले, तो ना निकले यानी कहीं ना कहीं का है, यहाँ का ऊर्जा खत्म हो गया है, तो कौन लाएगा, तो ये लाने का काम कौन करेगा, तो ये करेगा आपका गोल्जी का। बात समझ में आ गया? तो इसका खोज किया था आपका कैमेलियो गोल्जी ने, ठीक है। ये परिवहन का काम करता है, इनने के सामान जहां जरूरत हो पहुंचाएगा, ठीक है। अब देखिए एक ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। आप देखते हैं ट्रैफिक पुलिस को कि क्या करता है कि खड़ा रहता है ट्रैफिक पे, और पहले ही गाड़ी जाएगा कि पहले ही गाड़ी जाएगा, तो उस हिसाब से वो करता है कि पहले इसको पास कराएगा फिर उसको पास कराएगा। तो बिल्कुल ये भी वही सही काम करता है। अगर मान लीजिए कि एक के बेर में क्या हुआ कि हमसे लिखा नहीं रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा कि अब देखेगा गोल्जी का कि केकरा ज्यादा जरूरत है, पहले बोलना जरूरी है ज्यादा कि पहले लिखना, ठीक है। तब वो क्या करेगा, उस हिसाब से अलग अलग एरिया में वो क्या करता है कि एनर्जी ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि जहां पहले जरूरत हो वहां पे पहले ले जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोशिका बहुत सारा है और सब आपका मतलब कि सबका अलग अलग भाग है जिसमें अपना अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, तो एज ए ट्रैफिक पुलिस के लेखा काम का डिसीजन का भी काम कहीं ना कहीं करता है कि पहले किसको देना है बाद में किसको देना है। अब देखिए गोल्जी का को हम तीन भाग में बांट के पढ़ते हैं, mRNA, rRNA और tRNA, ठीक है। तो पूछेंगे मेन कौन होता है, तो आप कहिएगा rRNA। मेन कौन होगा, rRNA, समझे? तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में अगर पूछा जाएगा कि मदद करने वाला काम कौन करता है, तो tRNA, समझे? तो MRT, ठीक है, MRT तीन होता है, तो R जो हो गया वो मेन हो गया, देखिए बीच में आ गया ना MRT, तो बीच वाला मेन हो गया, और उसके बाद में T जो हो गया तो ये मदद करने का काम करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए रसधानी के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। रसधानी को हम कहते हैं वैक्यूल। अब देखिए जैसे आप पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में 65 से 70% पानी का मात्रा है, तो क्या सब मात्रा आपके पेट में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर खाना खाते हैं अलग अलग चीज सब जाता है, तो पाचन तंत्र पूरा है यहाँ पर, तो पेट में कैसे हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। तो हमारे शरीर में बहुत सारा कोशिका है अलग अलग भाग में, तो कोशिका के अंदर लवक होता है। अब जौना जौना पार्ट में जहां जहां कोशिका है सब जगह आपका बीच में न्यूक्लियस है और बाकी अलग अलग उसका भाग है, तो उसमें लवक होता है। और लवक क्या करता है कि पानी को स्टोर रखता है, समझे? पानी, फिर वहां कुछ एनर्जी, ठीक है, उसके बाद में कुछ अवशिष्ट पदार्थ सबको स्टोर रखता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि लवक पानी को क्या करता है, अवशोषित करके रखता है, समझे? अब यहाँ पे देखना है कि जंतु में क्या होता है, तो बिल्कुल होता है। हम लोग कहीं ना कहीं कि एनिमल किंगडम के अंतर्गत आएंगे ना, जंतु के अंतर्गत आएंगे, तो जंतु में होता है, मानव में होता है। फिर पूछेंगे पादप में, पेड़ पौधा में होता है, तो बिल्कुल होता है। उसको तो और ही खाना बनाने के लिए पानी की आवश्यकता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो खाना बनाता है, तो पानी का जरूरत उसको है, तो उसमें होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो पादप में पेड़ पौधा का आकार बड़ा होता है, इसलिए उसमें रसधानी का होता है, बड़ा होता है। और मनुष्य में क्या होता है कि इसका आकार छोटा है, तो इसमें क्या होता है? छोटा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रसधानी जो है किसमें बड़ा होता है, तो अगर पूछा जाए तो बड़ा किसमें होगा? पादप में, समझे? और पूछा जाए कि छोटा किसमें होगा? छोटा, तो कहिएगा जंतु में। किसमें होता है? जंतु में, ठीक। तो ये आप समझ गए। अब आगे देखिए लवक के बारे में। तो लवक जो है ये कहीं ना कहीं केवल पादप में होता है। इसका खोज कौन किया था? तो ये किया था हैकल ने, ठीक है। और ये पादप का जो अंग है ये सबसे बड़का अंग है। जैसे जंतु का जो सबसे बड़ा अंग है कोशिका का, तो वो है आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक है। उसी तरह से पादप कोशिका का जो सबसे बड़ा अंग आ जाता है, तो पादप का सबसे बड़ा अंग के अंतर्गत क्या आएगा? तो ये आपका आ जाएगा कौन? लवक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसको हम तीन भाग में बांट के पढ़ते हैं। एगो पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट, एगो ल्यूकोप्लास्ट, एगो क्रोमोप्लास्ट,
ठीक है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं हरित लवक हिंदी में, ठीक है। तो हरित मने हरा, तो पेड़वा में कौन भागवा आपको हरा हरा दिखता है? अब कहिएगा कांचा आम, बिल्कुल नहीं। देखिए फल में भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं, लेकिन रेंडमली आपको पत्ता तो हमेशा दिखता है, तो पत्ता हो जाएगा तना, ठीक है। तो तना ऐसे छील उल के देखते हैं। हम लोग क्या करते थे ना, बचपन में पान खाने का बड़ा शौक होता था, ठीक है। देखते थे लोग को पान खाते हुए, तो क्या करते थे कि पत्ता वगैरह जो होता है ना, तो पत्ता तोड़ लेते थे लीची का, समझे। और शीशो जो होता है, शीशो शायद शीशो ही होता था, तो उसका जो टहनी टाइप का होता है, तो उसका हम लोग क्या करते थे, छील लेते थे। वो हरियर टाइप का होता था, ओकरा वो में रख के लपेट के खा लेते थे, तो पूरा लाल लाल मुंह हो जाता था, ठीक है। तो देखिए वो भी हरा, यानी तना भी हरा होता है, और उसके बाद में क्या होता है कि पत्ता भी क्या होता है, हरा ही होता है। तो हरा होता है किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण, समझे। एगो पान का जुगाड़ आपके लिए हो गया। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट, इसको अवर्णित लवक भी बोलते हैं। अब ये अवर्णित यानी कि कोनो इसमें रंग नहीं है, यानी रंगहीन है, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट का होगा, रंगहीन होगा। तो किसमें? तो जड़ में, ठीक है, क्योंकि जड़ तो अंदर होता है, और अंदर होता है उसमें कोई रंग नहीं होता है, यानी मूल या जड़ ये सब क्या है, तो ये कहीं ना कहीं आपका रंगहीन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, तो भोजन संग्रह का काम भी ये क्या करता है। उसके बाद में देखिए क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट को वर्णित, तो इसको कभी कहेंगे वर्णित लवक कहेंगे, ठीक है। तो वर्णित लवक यानी कि इसमें रंग होगा कि नहीं, तो होगा। अवर्णित में रंग नहीं होगा, वर्णित में रंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो टमाटर का जो रंग होता है लाइकोपिन के कारण, गाजर का कैरोटीन, चुकंदर विटामिन, और पीला जो रंग होता है किसके कारण? जेंथोफिल के कारण, समझे बात। अब आगे आइए, यहां पे देखिए, अब हम देखेंगे सिलिया और फ्लेजला के बारे में, ठीक है। तो देखिए सिलिया और फ्लेजला बिल्कुल एक देखिए ऐसा आकार होता है गोला टाइप का, समझे। और इस पे बाल नुमा संरचना होता है, छोटा बाल बड़ा बाल, छोटा बाल बड़ा बाल, ठीक है। ऐसे बाल नुमा एकदम जो बाल है ना, तो देख रहे हैं। अब क्या करें हम, यहाँ झुलपी चुआ ले, तो झुलपी चुआ ले, तो यहाँ के झुलपी का हो जाएगा, ऐसे बड़ा हो जाएगा, समझे। ऐसे सोचता है ना सा, इन्ने कारी के बाल का है एकदम छोटा छोटा है, तो कहीं बड़ा बाल हो गया, कहीं छोटा बाल हो गया, ठीक है। तो जो छोटका बलवा होता है ओकरा कहते हैं सिलिया, और जो बड़का बलवा होता है ओकरा कथी कहते हैं? फ्लेजला, ठीक है। हाँ, इन्ने नहीं, हिन्ने देखिए। तो सिलिया जो होता है तो ये बाल का आकार होता है, तो कैसा होता है? छोटा होता है। और फ्लेजला का होता है? बड़ा होता है। तो आपको यहाँ पे बता दिए हैं, देखिए फ्लेजला बड़ा होता है किससे? सिलिया से। केवल जंतु में होता है, तो पूछेंगे पेड़ पौधा में होता है का? पादप में नहीं, केवल जंतु में होता है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर। और ये पोषक पदार्थ खींचता है, खींचना इसका काम होता है, समझे। जैसे मान लीजिए कि चुपचाप बैठल है, एकदम अस्थिर से बैठल है, समझे। अब देख रहा है कि एम है, जा रहा है, पोषक पदार्थ निकल रहा है, कोशिका के पास में है सिलिया। अब देखा कि निकल रहा है पोषक पदार्थ ही वहां है, लेकिन लंप से खींच लिया, समझे। फिर क्या किया, देखा निकल, एकदम अस्थिर से बैठल है, लिया फट से खींच लिया, समझे। चुरवा सके एकदम आराम से अस्थिर रहता है, साफ झपट्टा मारने लगता, एकदम अस्थिर, बुझाया कितना शरीफ है, समझे। मेट्रो वेट्रो में देखे हैं, मोबाइल लड़की से चला रही होगी, आदत से तय घड़ी भर एकदम लाचार है सब कि ना, लड़की से ज्यादा है, लड़की से इतनी कम है, तो लेके मोबाइल में लगा रहेगी साहब, ओहो एकदम लगल है। तो क्या करता है, एकदम खड़ा रहता है, नॉर्मल लेता है, मारता है झपट्टा, डराए ना आप। चलिए तो देखिए यहाँ पे, तो यह काम होता है, समझे। तो देखिएगा पोषक पदार्थ को क्या करता है? खींच लेने का काम करता है। और आगे देखिएगा, आगे आपको देखना है यहाँ पे गुणसूत्र के बारे में, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये देखिए कहीं ना कहीं केंद्रक में, ये जो बीच में है ना, कोशिका के बीच में न्यूक्लियस यानी केंद्रक, तो यहीं पे आपका क्रोमोसोम उपस्थित होता है, ठीक है। देखिए केंद्रक में उपस्थित कदी कदी होता है, तो यहाँ पे डीएनए होगा, आरएनए होगा और जीन होगा, ठीक है। डीएनए, आरएनए और जीन होगा, समझे। इसमें मानव में कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है? तो मानव में आपका गुणसूत्र होता है 23 जोड़ा। हम लोग पहले बैल खरीदाता था, ट्रैक्टर नहीं था ना, तो खेत जोतने के लिए बैल का यूज किया जाता था। तब बैलवा कहते थे एक जोड़ा, ओ बढ़िया जोड़ी बैल खरीद ले बाऊ, ओकरे से जोतवा, ओकर बैल तो मरतुला है, मरदे बढ़िया से थोड़े जोत पावल, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा कि कहने का मतलब कि जोड़ा, तो एक जोड़ा में कई गो? 2 गो। लोग कहता है ना शादी ब्याह होता है, बड़ा बढ़िया जोड़ी लागल है, ठीक। तो कहने का मतलब कि जोड़ी बढ़िया लागल है, यानी सदिया में क्या होता है, एगो लड़का हो गया, एगो लड़की हो गई, तो दोनों का क्या हो गया? जोड़ी लगा ना, तो कै गोड़ा हो गया? 2 गोड़ा। अब बुझा गया? हाँ।
अब देखिए यहाँ पे तो 23 जोड़ा यानी कि 23 दूना कितना हो गया 46। ठीक है। अब मेल में देखिए 44 प्लस XY और फीमेल में 44 प्लस XX, यानी 44 गो जो है गुणसूत्र ये एकदम सेम है मेल में भी और फीमेल में भी, मतलब पुरुष में भी और महिला में भी। ठीक है। अब देखिए तो मान लीजिए शरीर का आकार आप देखते हैं, इनकर कान है तो उनको कान है, इनकर नाक है तो उनको नाक है। भले तने दिमाग में अंतर हो जाता है कि ना, लेकिन आजकल लड़कियों से बड़ा स्मार्ट हो गई है कि नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 44 गो वाला लक्षण एकदम सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन बाद वाला में अंतर हो जाता है और उसी के कारण आप देखते हैं कि महिला के शारीरिक ढांचा में थोड़ा बदलाव आपको दिखता है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इधर, समझे। उसके बाद में क्या बोलते हैं कि महिला के तो शारीरिक स्ट्रक्चर लैंगिक गुण थोड़ा अलग होता है, तो वो इसी के कारण होता है, XY और XX के कारण। ठीक है, बाकी सब सेम होता है। अगर मान लीजिए कि अगर किडनी चाहिए एक आदमी को, दूसरा आदमी को क्या करना है कि किडनी देना है, तो देना है तो महिला पुरुष को दे सकती है कि नहीं, दे सकती है। पुरुष महिला को दे सकता है कि नहीं, दे सकता है, समझे। तो खून दे सकता है कि नहीं, बिल्कुल दे सकता है। यानी कि सब लक्षण सेम है तो दे सकता है, ये उसको दे सकता है, वो इसको दे सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहां तक आपको कोनो दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो मेल में आपका लास्ट में XY होता है और फीमेल में XX। तो ये पहला जो होता है इसको ऑटोसोम कहते हैं और बाद वाला को कहते हैं ऑलोसोम। ठीक है, तो इसको बाद में जब पढ़ाएंगे, जब आपको पूरा एकदम बढ़िया से स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे ना कि कैसे शादी ब्याह होता है, बच्चा का निर्धारण कैसे होता है, वो सब पूरा जब पढ़ाएंगे वहां पे, ठीक, तब आपको बढ़िया से समझाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अब आपको इसमें कोनो दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिका का स्ट्रक्चर बताएंगे, समझे, कि कहाँ पे किसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद में हम लोग पूरा क्या करेंगे, उसको बांट के उसमें डिफरेंस पादप जंतु में, DNA RNA में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद में ये चैप्टर का होगा, खत्म होगा। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका पहला वीडियो है और फिर दूसरा वीडियो आप अपना मतलब जो भी सुझाव हो दीजिएगा, ठीक है, कि आपको और क्या चाहिए, उस हिसाब से आपको टॉपिक वीडियो आगे मिलते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।